सभी को नमस्कार। नवोदय विद्यालय की अभी परीक्षाएं आयोजित हुई थी टीजीटी हिंदी की। तो टीजीटी हिंदी के साक्षात्कार बहुत जल्द आयोजित होने हैं। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने यूट्यूब पर गूगल मीट के माध्यम से मिलकर साक्षात्कार की एक सीरीज शुरू की है, ताकि सभी उम्मीदवारों की तैयारी हो सके और जो इंटरव्यू देने नहीं आ पा रहे वो इंटरव्यू देखकर सीख सकें, जान सकें कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज हमारे साथ पैनल में है विजिता मैडम, सुजाता मैडम, संगीता मैडम, ज्योति मैडम, सोनिया मैडम और पूजा वत्स मैडम। साथ ही आज हम जिनका साक्षात्कार लेने जा रहे हैं वो है राजेंद्र टोयल सर। सर का अभी टीजीटी हिंदी के लिए 28 फरवरी को टीजीटी हिंदी के लिए साक्षात्कार है। उसके बाद सर के और भी 2 साक्षात्कार हैं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल सर के लिए, सर अपने विषय में कुछ बताएं। जी सर, मेरा नाम राजेंद्र चोहल है। मैं राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से कंप्लीट की। जी सर, नवोदय विद्यालय का भी आप साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय के बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर, नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 की शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण बच्चों को प्रतिभा को निखारने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अंदर सर ग्रामीण बच्चों को 75% एडमिशन ग्रामीण परिवेश के बच्चों को दिए जाते हैं। आपका जन्म दिवस हम देख पा रहे हैं 14 अक्टूबर 1995। 1995 के जी बारे में कोई एक बात बताइए। जी सर, 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। विजेता मैडम। जी सर। नमस्कार सर, राजेंद्र सर। जैसा कि जी आपने मैम। कहा कि नवोदय विद्यालय जो है वहाँ ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा जाता है। आपको नवोदय विद्यालय में जाने का अवसर जब मिलेगा, तो आप ऐसा क्या खास करेंगे और किस तरह की बच्चों की प्रतिभा को आप निखारने का प्रयास करेंगे, एक शिक्षक होने के जी मैम, नाते? मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे अगर नवोदय में अवसर मिलता है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है। तो मैं उन बच्चों की परिस्थितियाँ और उनकी समस्याओं को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ। और जो मेरा विषय हिंदी, इसके अंदर उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को समझने का जो जो अवसर मुझे मिलेगा, उन्हें समझाने की, उनकी भावनाओं को समझने का, वो मैं और बेहतर तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करूँगा। जी, बहुत बढ़िया। आपके बीए और एमए यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के विषय आपको याद हैं? कौन-कौन से थे? जी मैम, मेरी जो स्नातक है वो मैंने हिंदी ऑनर्स से किया था मैम। और स्नातकोत्तर? वो भी मैम हिंदी साहित्य से। उसके जो प्रश्न पत्र थे उनके नाम याद हैं आपको स्नातकोत्तर वाले? जी मैम, भारतीय काव्य शास्त्र। और जो मेरा विशेष विषय था वो दलित साहित्य था, दलित विमर्श। दलित विमर्श ही क्यों आपने विषय विशेष के रूप में रखा? जी मैम, दलित विमर्श से मेरी जिस गांव से या जिस पृष्ठभूमि से मैं हूँ, वहाँ मैंने दलितों की जो स्थिति देखी है, उसको मैं और ज्यादा गहराई से समझना चाहता था कि आज से 50 साल पहले या इससे पहले क्या परिस्थितियां थी और आज क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आए। तो उसको मेरे को और ज्यादा जानने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। सर, जी मैम, संगीता मैम। क्योंकि आप हिंदी का इंटरव्यू तो हिंदी साहित्य सवाल पूछ लीजिए। जी मैं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि आप हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित आपसे सवाल पूछ लिए जाएं। जी मैम। ठीक है, तो आप आपने कोई प्रिय कवि? जी मैम, मेरे प्रिय कवि बाबा नागार्जुन है। अच्छा। नागार्जुन, बाबा नागार्जुन हैं, क्या उन्हें किसी कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जी मैम, उन्हें 1965 में पत्रहीन नग्न गाछ रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। किसी हिंदी का मिला है? नहीं मैम, मैथिली रचना थी। ठीक है।
अच्छा, मैथिली हिंदी साहित्य में एक शब्द है, क्योंकि मैथिली कहा जाता है। जी मैम, विद्यापति जी। अच्छा, कौन-सी जी मैम, इनको आदिकाल में हम पढ़ते हैं, लेकिन ये संधि रेखा के कवि हैं, आदिकाल और भक्तिकाल की। ठीक है, विद्यापति की काव्य की 2 विशेषताएँ बता दीजिए। जी मैम, विद्यापति की एक फेमस जो पदावली है, वो बहुत अवट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका उनकी 2 रचनाएँ हैं। और विद्यापति जी भक्ति काल और आदिकाल की दोनों विशेषताएँ लिए हुए एक महान कवि हैं। ठीक है सर। जी मैम। सोनिया मैम। जी सर। नमस्कार राजेंद्र सर। नमस्कार। सर, आप नवोदय विद्यालय में क्यों आना चाहते हैं? आप इसके बारे में बताएँगे कुछ? जी मैम, नवोदय विद्यालय में मुझे कभी पढ़ने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी मुझे अगर ये अवसर मिलता है कि मैं वहाँ पढ़ा सकूँ उन बच्चों को, तो एक तो मेरा वो सपना भी पूरा हो जाएगा जो मैंने बचपन में जैसे मैं वहाँ पढ़ नहीं पाया। फिर जो मेरी पृष्ठभूमि है ग्रामीण, वो भी मेरे को और ज़्यादा आकर्षित करती है कि मैं उस नवोदय विद्यालय में जाऊँगा तो मैं और ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करूँगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएँगे आपने जब बीएड की है अपनी जो, जी उसमें मैम। आपने कौन-कौन से पेपर पढ़े हैं? उनके कुछ नाम याद हैं? जी मैम, जो मेरे 2 मुख्य मुख्य सब्जेक्ट थे वो तो हिस्ट्री और हिंदी थे। उसके अलावा मैंने पर्यावरण भी पढ़े और साइकोलॉजी के भी सब्जेक्ट पढ़े। नहीं, पेपर के नाम याद हैं आपको? जी, नाम तो अभी नहीं याद है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, हिंदी साहित्य में आपको कौन-सा काल पसंद है? जी मैम, आदिकाल। आदिकाल। आदिकाल की विशेषताएँ बता सकते हैं? जी मैम। जी बताइए। जी मैम, आदिकाल के अंदर जो रचनाएँ लिखी गई उसमें सिद्ध, जैन, नाथ और राष्ट्र साहित्य लिखा गया है। जिसमें जैनों ने तो धार्मिक प्रचार के हिसाब से अपनी रचनाएँ लिखी है और सिद्ध और नाथ थे वो जो समाज के अंदर जाति, वर्ण भेद था उसको मिटाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो ज़्यादा है। और राष्ट्र साहित्य जो वो दरबार से संबंधित साहित्य है जिसमें राजाओं का महिमा मंडन किया गया है। ठीक है। चलिए ठीक। जी मैम। ज्योति मैम। ज्योति झाला मैम। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे आपने बताया कि आपका बीए डीयू से है जी, और एमए आपने इग्नू से किया हुआ है। जी। सर इग्नू की फुल फॉर्म बताएंगे आप? जी मैम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो सर जो इग्नू है वो तो डिस्टेंस एजुकेशन दिलाता जी है। मैम। जी मैम। आपने फिर एमए इग्नू से क्यों किया सर? जी मैम, इग्नू से मैंने एमए इसलिए किया कि क्योंकि मैं अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करना चाहता था और जो कंपटीशन की तैयारी और एमए दोनों मेरी एक साथ रेगुलर नहीं हो पाती थी। तो उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए मैंने एमए फिर डिस्टेंस से किया। जी सर ठीक है। अगला प्रश्न सर हिंदी से है। जी मैम। संक्षेप शब्द सुना है सर आपने? जी मैम। सर बताइए कुछ। संक्षिप्त मैम, इस शब्द का मतलब है कि किसी चीज़ को छोटे तौर पे उसको व्याख्यायित करना, कम शब्दों में उस बात को कहना। मतलब अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं इसमें? संक्षिप्त में जी सर। संक्षिप्त में मैम अलंकारों का प्रयोग मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। ठीक है सर। पूजा मैम। नमस्कार सर, राजेंद्र सर। नमस्कार मैम। सर, हाल ही में हमने अपनी मातृभाषा दिवस मनाया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये मातृभाषा दिवस हम कब मनाते हैं? जी मैम, 21 फरवरी को। सर हमारी बोली कितनी है? बोली? बोली तो मैम जो भाषाएँ हैं वो तो राजभाषा जिनको भाषा का दर्जा है वो तो 22 भाषाएँ हैं। बोली का सर मुझे आइडिया नहीं। हाल ही में यूजीसी ने हमारा 1 से 7 दिसंबर के बीच में बोली दिवस के रूप में जो हमारा ये मनाया था,
तो उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा-सा देखा हो तो कितनी हमारी बोली इंडिया में कितनी बोलियाँ आपने पढ़ा हो तो थोड़ा आइडिया हो तो आपको? नहीं मैम, इसका मेरे को एग्ज़ैक्ट आइडिया नहीं है बोली कितनी। सर अनुच्छेद से आप कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? मैं जी मैम, जो भाषा का जो राजभाषा है हिंदी का वो 343 आर्टिकल 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। 343 से 351 तक भाषा का प्रसार और उसके विकास के बारे में बताया गया। सर राज्य में हिंदी भाषा का विकास किया जाए वो कौन-सा अनुच्छेद है सर? जी मैम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो 346 है। सर 345 जी सॉरी। सर जी सर। यह एकांकी बहुत अच्छी है। शुद्ध वाक्य है। ये एकांकी बहुत अच्छी है। नहीं सर, अशुद्ध। शुद्ध वाक्य। ये एकांकी अच्छी है। यह एकांकी बहुत अच्छा है। एकांकी पुल्लिंग होता है। अच्छा, अच्छा। जी सर। उसका ससुराल जयपुर में है। शुद्ध वाक्य। जी। शुद्ध वाक्य। शुद्ध है सर। जी, जी। सर उसकी ससुराल जयपुर में है। ससुराल भी स्त्रीलिंग है सर। स वो पुल्लिंग था, ये स्त्रीलिंग है। जी। नवोदय विद्यालय का यही वाक्य। जी सर, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म। जी। ये कहाँ से लिया गया है सर? इसका तो आइडिया नहीं। जी सर। नागार्जुन के बारे में आपने बताया कि आपके पसंदीदा कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन की जी। किन्हीं दो रचनाओं के नाम। रचनाएं या उनके रचना संग्रह? जी सर, उनकी एक कविता है अकाल और उसके बाद, और उनका एक बहुत चर्चित उपन्यास है बलचनमा। बलचनमा। अधिगम से आप क्या समझते सर अधिगम अधिगम से सर मतलब है कि इस अभ्यास और अनुभव के द्वारा जो स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है उसको अधिगम कहते हैं? विजेता मैम। जी सर। सर आपने कहा नागार्जुन जी आपके प्रिय हैं, तो एक अच्छी सी बात तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगी क्योंकि मेरे भी प्रिय हैं नागार्जुन जी। आपने कहा अकाल और उसके बाद, क्या आपको उसकी कुछ पंक्तियाँ याद हैं? हैं। जी मैम। क्या हैं आप ज़रा बताएँगे? जी मैम, उनकी पंक्तियाँ जो मेरे को उनका पहला अर्धांश है जो अकाल के समय का वर्णन करता है उसमें कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, हुँ, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत हालत रही शिकस्त। हुँ। और अगली कितनी पंक्तियाँ शेष हैं अब इस कविता की? जी मैम, अगली जो अकाल के बाद की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी 4 पंक्तियाँ और शेष में। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये बताइए आपने कहा आप राजस्थान के नागौर जिले से हैं, जी मैम। तो अगर आदिकाल आपका प्रिय है, तो आदिकाल में लेखन की 2 शैलियाँ रही हैं, जी मैम। कौन-सी? जी मैम, डिंगल और पिंगल। जी, डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है? जी मैम, जो डिंगल शैली है उसके अंदर राजस्थानी अपभ्रंश राजस्थानी भाषा का मिक्सअप है, और जो पिंगल शैली है उसके अंदर वो काव्य की शैली है जिसमें जो पद्य की शैली ज़्यादा है उस राजस्थानी तो दोनों में ही कॉमन है, लेकिन एक किसी चीज़ का अंतर है, थोड़ा ध्यान कीजिए। जी मैम। जी मैम, डिंगल जो शैली है वो चारण और भाट उनकी शैली है, और जो पिंगल है उसके अंदर मैम ब्रज भाषा का वो ज़्यादा है कूट है मैम। कुछ-कुछ आप पहुँच गए। आपने कहा चारण और भाट, कौन जी। होते हैं ये चारण और भाट? क्या योगदान है आदिकाल में इनका? जी मैम, चारण और भाट जो ये राजाओं की जो प्रशंसा में या उनके जो इतिहास है उनके बारे में ये लेखन करते थे। जैसे चंद बरदाई जी हो गए, पृथ्वीराज रासो जो उनकी रचना है उनमें उन्होंने जो वर्णन किया है उस टाइम की परिस्थितियों का और राजा का। जी।
अच्छा, नागार्जुन जी किसी कक्षा में भी इनकी रचनाएँ लगाई गई हैं 6 टू 10th एनसीईआरटी अगर आप देखें तो कुछ पाठ का नाम आपको याद है? आपने अभी परीक्षा दी होगी तो अध्ययन तो किया ही होगा एनसीईआरटी जी, पाठ्य पुस्तक का। जी, नागार्जुन जी जी की मैम। कौन-सी कविताएँ लगाई गई हैं पाठ्य पुस्तक में? जी मैम, अभी मेरे को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए आपकी कक्षा में क्योंकि आप को देखकर ये तो स्पष्ट हो रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं 6th 7th के, वो जी, आपको देखकर शोर तो बिल्कुल नहीं मचाने वाले थैंक यू। और अब वो आपसे घुल-मिल जाएँ और प्रश्न पूछें, उनको कोई भी अगर दिक्कत होती है किसी टॉपिक में, तो आपसे वो किस तरह घुल-मिल पाएँ, ऐसा क्या माहौल आप उन्हें कक्षा में देंगे कि वो आपसे डरें ना? जी। जी मैम, मैं जो मेरी कक्षा होगी उसके अंदर एक ऐसा माहौल रखेंगे जिसमें बच्चों को पढ़ाई आकर्षक लगे या उनके दिल में अगर कोई बात है तो उसे कहने में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से वो फिर हर बात मेरे से कनेक्ट कर पाएँगे और जो मेरा शिक्षण की जो शैली होगी वो वैसी होगी कि जिसमें उनको क्लास में रुचि पैदा हो। तो जैसे मैं शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके जैसे अगर मैं विशेषण पढ़ाता हूँ, तो उन्हीं से कनेक्ट करके अगर मैं उनसे करूँगा तो वो ज़्यादा बेटर फ़ील करेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। सर जी मैम। संगीता मैम। जी सर। अ, राजेंद्र बताइए कि विशेषण टॉपिक पढ़ाता हूँ, विशेषण प्रकरण पढ़ाता हूँ, तो ये जो गतिविधि करवाऊँगा जिससे कि बच्चों का माहौल थोड़ा तो ऐसी कोई एक्टिविटी बता सकते हैं? जी, विशेषण जी मैम। विशेषण के बारे में वो कोई गतिविधि पूछ रहे हैं, जिसको हमारे व्यूअर्स शायद सुन नहीं पाए होंगे। तो सर, विशेषण के बारे में। जी मैम, मैं विशेषण जब टॉपिक पढ़ाऊँगा तो बच्चों को जैसे उनके नाम है, तो उनके आगे एक-एक विशेषण लगा के एक प्रतियोगिता टाइप में करवा सकते हैं बच्चों में, कि जैसे कोई बोलेगा कि होनहार राजेंद्र या कोई बोलेगा कि मतलब स्मार्ट बॉय मतलब हिंदी के जो विशेषण है वो प्रयुक्त करवा के एक प्रतिस्पर्धा से उनमें रुचि पैदा हो जाएगी उस प्रकरण में। आप बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं? जी मैम, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए, उन शब्दों को विशेषण कहते अच्छा, आपने नाम सुना होगा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। हैं। जी मैम। तो आप बताइए सर्वनाम विशेषण का नाम क्या है? जी, जी मैम। बताइए। जी मैम, जिसमें सर्वनाम के बाद सीधा विशेषण शब्द आए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है और जिसमें सर्वनाम के बाद विशेषण ना आके कोई दूसरी चीज़ पहले आए, वो संज्ञावाचक विशेषण। ध्यान से सुनिए सर्वनाम विशेषण वहाँ होगा क्योंकि विशेषण क्या करता है? किसकी विशेषता बताता जी मैम, संज्ञा और सर्वनाम की। है ना? तो कभी भी सर्वनाम शब्द और उसके संज्ञा शब्द आए, तो अगर सार्वनामिक करेगा। जी। अगला मेरा सवाल है कि कौन-सी की बात नहीं कर जी मैम, उनमें प्रगतिवाद की ज़्यादा प्रवृत्ति दिखाई देती है। अ, कहीं-कहीं अपनी जो प्रगति की बात कर रहे हैं, थोड़ा हटके जी, जी मैम। कोई एक नाम बता सकते हैं कैसा हुआ वो? जी मैम, एक उन्होंने जो ये अभी अकाल और उसके बाद कविता लिखी है, उसमें उन्होंने ग्रामीण परिवेश और उससे संबंधित वो लिखा है उसके अंदर। तो ग्रामीण तो प्रगतिवाद से संबंधित ही है क्योंकि उसमें शोषक और पीड़ित वर्ग और किसान सबको साथ में लिया गया है। तो स्पष्ट करें। जी मैम, इसके अंदर उन्होंने ना सिर्फ़ जैसे प्रगतिवाद में पूंजीवाद और शोषक के खिलाफ बात हो रही है, यहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो शोषण हो रहा है, उसका भी इन्होंने यहाँ पे उल्लेख किया है, कि अकाल से कैसे प्रभावित हो रहे हैं लोग, उसके बारे ठीक है। प्रगतिवाद की विचारधारा में। आवाज़ क्लियर नहीं है। जी, जी। प्रगतिवाद की विचारधारा
प्रभाव प्रगतिवाद विचारधारा की। जी मैम, प्रगतिवाद विचारधारा जो है वो एक तो शोषक वर्ग और जो शोषित है उनके बीच का द्वंद दिखाती है कि किस तरह शोषित अपने आप को आगे अपने विचारों को रख सकता है और जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ आक्रोश की भावना इसमें दिखाई गई है। और ये सिर्फ प्रकृति को अपने मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए ही प्रयोग नहीं कर रहे, बल्कि प्रकृति का प्रयोग अपनी भावनाओं को लोगों को जागृत करने में भी कर रहे हैं। सर आप प्रश्न समझे नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि किसी विचारधारा का कोई प्रभाव है? जैसे जैसे हम कहें कि रोमांटिसिज्म जैसे मार्क्सवाद, इनमें से किसी विचारधारा का कोई प्रभाव है? नागार्जुन पे मैम? हाँ। नहीं मैम, नागार्जुन जी किसी एक विचारधारा से बंध के नहीं रहे। उनमें प्रगतिवादी विचारधारा की शुरुआत से वो ज़्यादा असर है, लेकिन वो किसी एक विचारधारा में नहीं बंधे। ठीक है, सर। संगीता मैम की आवाज़ थोड़ा-सा सही नहीं आ पा रही, तो थोड़ा-सा जी। और जो सोनिया मैम। जी सर। राजेंद्र सर, आप ये बताइए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005, जी। वह किस विचारधारा पर आधारित है? जी मैम, वो स्कूल जो बस्ते का बोझ है वो कम करना है और बच्चों को स्कूल के बाहर जोड़ने से करके दिखाओ सिद्धांत मैम। उस विचारधारा का कुछ नाम है? जी मैम, नाम है लेकिन अभी मेरे को वो याद नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं। यह बताइए, जो जो थॉर्नडाइक है और स्किनर है, यह जी। किस विचारधारा को मानते हैं? जी मैम, ये व्यवहारवाद के और शिक्षा मनोविज्ञान से भी जुड़े हुए हैं थॉर्नडाइक। अच्छा, ठीक है। आप यह बताइए कि आप हिंदी भाषा का शिक्षण करेंगे विद्यालय में जाकर। जी। आज के समय में आईसीटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। जी। तो आप उसका कैसे प्रयोग करेंगे अपने हिंदी शिक्षण में? जी मैम। जी मैम, मैं हिंदी शिक्षण में जो शिक्षण सामग्री है उसके अंदर भी आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर लगा के हम, जैसे अभी बाबा नागार्जुन ही है तो उनकी एक प्रत्यक्ष तस्वीर बच्चों को दिखा सकते हैं, और जैसे कोई कविता है तो उसमें ग्रामीण परिवेश को भी प्रोजेक्टर के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, जिससे विजुअलाइजेशन होगा, बच्चों को दृश्य दिखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर अधिगम होगा। जी, ठीक है। एक बात बताइए, आजकल हिंदी का प्रभाव कम हो रहा है, यानी हिंदी के प्रति रुचि कम हो रही है बच्चों में, जी। उसे आप कैसे बढ़ाएँगे? जी मैम, रुचि जो कम हो रही है वो उसके 2 कारण हैं। एक तो लोग अंग्रेजी भाषा के प्रति ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और दूसरा हिंदी को लोग उपेक्षा की उस पे तौर पे देख रहे हैं। लेकिन अगर हम हिंदी को, जो हिंदी की पहचान है, हिंदी में अगर हम जो उसकी रुचिकर चीज़ें अगर वो बच्चों तक डिलीवर करेंगे कि अच्छी-अच्छी कहानियाँ, उपन्यास, और जो हिंदी में जो अपनी भावनाएँ अगर वो उन तक पहुँचा पाएँगे ज़्यादा बेस्ट तरीके से, तो उनका ज़रूर उसमें रुचि पैदा होगी मैम। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि रुचि और अवधान में क्या अंतर होता है? जी मैम, रुचि होती है जिसमें हमें, जिस विषय में हमें रुचि होती है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं, उसको करने में हमें कम समय लगता है और ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, उसको और बेटर कर पाते हैं। और अवधान होता है किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करना या उसको सुनना ध्यान से। बहुत बढ़िया। जी सर। जी मैम। ज्योति मैम। सर मेरा प्रश्न है, आपको कौन सी विधा पढ़ाना या पढ़ना अच्छा लगता है? जी मैम, मेरे को गद्य विधाएँ पढ़ाने में अच्छा। गद्य को ही क्यों चुना सर आपने? क्योंकि मैम गद्य में जो विचार है, जो भावनाएँ हैं, वो और ज़्यादा मतलब पूरा उसमें विस्तृत है कि जिससे हम उस बात को और ज़्यादा विस्तार से समझा सकते हैं। और कविता में कम शब्दों में हम उसको, जिस हिसाब से कवि जो कहना चाहता है, हम किस चीज़ से समझ रहे हैं, तो थोड़ा उसमें वो लगता है। जैसे सर गद्य में आपको एकांकी पढ़ाना है, जी। तो विधि का उपयोग करना चाहेंगे आप? जी, एकांकी में मैम हम उस बच्चों को जो साथ में अभिनय का भी प्रयोग कर सकते हैं, और पात्र पात्र बना के भी हम उसको पढ़ा सकते हैं, पात्रों के अनुरूप। जी सर। जैसा कि अगला प्रश्न है मेरा, आपका पीजीटी का इंटरव्यू भी है। जी मैम।
अभिव्यक्ति और माध्यम से सर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जी। पत्रकार सर कितने प्रकार के होते हैं? जी मैम, पत्रकार जो प्रकार है फ्रीलांसर होते हैं और 3 प्रकार के होते हैं मैम, फ्रीलांसर और अभी मेरे को मैम वो तीनों नाम एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं आ रहे। जी सर, कोई बात नहीं। अंशकालिक होते हैं, पूर्णकालिक और हाँ, हाँ। जी। ठीक है सर। पूजा मैम। सर आपने जैसे बोला कि आपको प्रगतिवाद में नागार्जुन जो आपके प्रिय कवि हैं। जी। तो सर जो हमारा प्रगतिवाद है उसमें हमारे और भी कवि हैं। तो आप केदारनाथ जो अग्रवाल है उनकी कविताओं के बारे में कुछ बताओगे? जी, जी। बताओ सर। जी मैम, केदारनाथ अग्रवाल जी जो है वो भी उनकी कविताओं में भी प्रगतिवाद की विशेषताएँ देखने को मिलती है। वो भी शोषित और पीड़ित उनकी बात करते हैं। लेकिन जो केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताएँ हैं उनमें थोड़ा शहरी परिवेश का भी देखने को हमें मिलता है। सर एनसीईआरटी में भी इनकी एक कविता लगी हुई 2 कविता लगी हुई हैं, तो आप कोई एक कविता बता सकते हैं? जी मैम, अभी मेरे को याद नहीं आ रही। सर अभी आपने केवीएस का भी एग्ज़ाम दिया होगा तो जी थोड़ा-सा मैम, दिया हिंदी है में बोल सकते लेकिन हैं? अभी कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं उसको। अच्छा सर जो हमारा प्रगतिवाद है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी मैम, नंदुलारे बाज़ सर मैं प्रगतिवाद पूछ रही हूँ। प्रगतिवाद का हेलो। जी, प्रगतिवाद पूछ रहे हैं। जी, जी। नहीं याद। सर केदारनाथ जो अग्रवाल है, उनको किस रचना पे साहित्य पुरस्कार मिला था? नो आइडिया। छायावाद में सर आपका प्रिय कवि? छायावाद में मैम निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी, हेलो, जी, जी। हाँ जी। उनकी कोई रचना बता सकते हैं सर आप? जी मैम, निराला जी सरोज की? स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास। ठीक है, हो गया। सर आप डेमो के लिए तैयार हैं? तो कर पाएंगे अभी? जी, जी। अभी बिना मतलब कैमरे से दूर जाए, यहीं से अगर आप कर पाए या फिर यहीं से पीछे से खड़े होके मतलब मोबाइल को या जिस भी यंत्र से अभी आप जुड़े हैं उसे बिना हिलाए आप कर पाए तो कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप? जी सर, मैं संज्ञा पढ़ाना चाहूँगा। जी सर, आप पढ़ाइए सर। बट ये क्या पढ़े? चलो बिना वैसे ही पढ़ा दीजिए सर, ऐसे ही आप जी। बताना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए सर। जी सर, संज्ञा जो शब्द उसका अर्थ होता है किसी का अर्थ या नाम। संज्ञा बच्चे किसी हैं व्यक्ति, सर, हम वस्तु। सभी लोग बच्चे हैं, आप क्लास में आए हैं, आपके सामने जी, बच्चे हैं, आपने क्लास में जी, आए हैं अभी। जी। जी, जी सर। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जिस विषय के बारे में पढ़ेंगे वो हम सबसे जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे आज जैसे कक्षा में आप सब बैठे हो, जैसे आपका नाम है, आपका नाम क्या है जैसे? घनश्याम। पूजा? जी सर, जैसे घनश्याम जी, जैसे आपके नाम में भी एक संज्ञा है क्योंकि संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम। अब जैसे अभी हम ऊपर देख रहे हैं एक पंखा है, ये भी एक संज्ञा है। जो आपने पहन रखे हैं जैसे चप्पल, जूते, ये भी संज्ञा है। जिससे आप लिख रहे हो ये भी एक संज्ञा है। अब संज्ञा हम समझ चुके हैं कि ये सब संज्ञा है, तो संज्ञा की एक परिभाषा क्या बनेगी?
तो परिभाषा बनेगी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जैसे आपने अभी अपना नाम बताया घनश्याम, तो ये किसी विशेष को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विशेष जैसे आपने घनश्याम बताया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे ऊपर अभी आपने बात करी पंखा, तो ये एक पूरी जाति का बोध करवा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, तो ये पंखा हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या आप किसी से प्रेम करते हो, घृणा करते हो, तो ये आपके भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बढ़िया सर। अभी ये अंतिम एक राउंड होगा, जी। सब एक एक दो दो सवाल, क्योंकि बहुत लंबा साक्षात्कार हो गया, तो एक एक दो दो सवाल लेंगे और उसके बाद हम इसको पूरा जो इंटरव्यू है वो कर चुके होंगे। जी। व्यूवर्स देख रहे होंगे तो काफी 1 घंटा लगभग हो चुका है। सर हाल ही में पढ़ी कोई पुस्तक बताइए। हाल ही में सर मैंने अभी बाबा नागार्जुन का ही एक बलचन्मा उपन्यास है, उसका अध्ययन किया सर। विजेता मैम। सर आप कोई ई पेज हिंदी से संबंधित कोई बता सकते हैं जिसका अध्ययन आप अधिकतर करते हो कविताओं या गद्य के लिए? ई पेज मतलब मैं समझा। जैसे विकिपीडिया होता है, इस तरह से हम हिंदी के लिए भी काफी सारे पेज प्रयोग करते हैं जिस पर हिंदी के गद्य और पद्य के जो लेखक और कवि हैं उनकी रचनाएं हम आसानी से और सटीक जानकारी हमें वहां मिलती है। बच्चों जी, के लिए जी। आप कौन सा ई पेज उन्हें बताएंगे, सजेस्ट करेंगे? जी सर, जी मैम, उसके लिए तो मैं अभी तो जो दीक्षा ऐप चल रही है उसके ऊपर भी काफी पुस्तकें आई हुई है, तो उन्हीं से कर रहा हूँ, कोई स्पेशली और तो नहीं कर रहा। जी सर, धन्यवाद। संगीता मैम। प्रेमचंद को ऐसा कोई हिंदी साहित्य का अध्यापक भी नहीं है और विद्यार्थी भी नहीं है जो नहीं जानते हो। तो आप मुझे ये बताइए कि प्रेमचंद की जो गद्य है उसमें आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद दिखाई देता है। तो जी। आप आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को समझा सकते हैं? जी, जी मैम। जी मैम, जो प्रेमचंद का जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है उसके अंदर अभी जो अभी एक हमारे पुस्तक भी लगी हुई है, उसमें नमक का दरोगा एक कहानी है। उसके अंदर भी जो उस टाइम का जो प्रेमचंद जी है उन्होंने 2 उसपे अपना गद्य रचनाएँ की, एक में आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद और एक प्रॉपर यथार्थवाद। तो उनकी जो नमक का दरोगा कहानी है वो आदर्श उन्मुखी यथार्थवाद पे बहस है। क्योंकि उसका जो एंड होता है या जो समापन होता है कहानी का, उसमें जो पात्रों की जीत दिखाई जाती है या बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। वही प्रेमचंद जब यथार्थवाद में आते हैं, जैसे कफन कहानी, तो उसमें वो वही दिखाते हैं जो समाज उस टाइम फेस कर रहा है। जैसे आपने नाम लिया कफन कहानी, तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि कफन कहानी में दलितों को दलित विमर्श आपको उसमें दिखाई देता है कि नहीं? जी मैम। जी मैम, दलित विमर्श उसमें जो प्रेमचंद जी है उन्होंने उस टाइम की युगीन परिवेश या जो उनकी परिस्थितियाँ थी दलितों को, उनको उन्होंने सटीक शब्दों में उकेरा है और वो चीज़ें हमें हमारे सामने रखी है। उनमें उन्होंने अपनी राय नहीं थोपी है, जो उस टाइम के दलित जो फेस कर रहे थे वो चीज़ें उन्होंने इस कहानी में दिखाई है। अच्छा, तो कफन कहानी की मूल संवेदना क्या है? जी मैम, कफन कहानी की मूल संवेदना है कि किस प्रकार जो लोग बड़े जो जमींदार हैं उनको उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन जो दलित है वो एक तो गरीबी के साथ-साथ वो एक दलितों का शोषण है वो भी सहन कर रहे हैं, और जो वो मज़दूरी करना चाहते हैं उन्हें उतनी मज़दूरी नहीं मिल रही, इसलिए वो आलस्यता का शिकार होके बैठे-बैठे खा रहे हैं, और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वो भूख के मारे उनकी जो बहू है उनका देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको अपनी भूख ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देती है। ठीक है। जी मैम। सोनिया मैम। जी सर। सर अभी आपने संज्ञा पढ़ाया, जी। तो संज्ञा में आप बताएंगे खेलना, खेलना से कौन सी संज्ञा बन सकती है? मैम थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं फिर से बोलती हूँ कि खेलना से कौन सी भाववाचक संज्ञा बन सकती है? खेलना भाववाचक संज्ञा में? नहीं, यह तो क्रिया हो गई ना? जी, जी।
अगला तो क्रिया है, इससे आप भाववाचक संज्ञा अगर बनाएंगे तो वह क्या होगी? खेल मैम, खेल से खेलना बना मैम। बहुत बढ़िया। सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? मैम थोड़ी यहाँ नॉइस आ रही है बाहर से, हटा दूंगी तो ट्रबल हो रहा है। कोई बात नहीं। मैं पूछ रही हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से पूछा उन्होंने, गुणवत्तापूर्ण जी शिक्षा जी से आप जी जी मैम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो होती है मैम जिसमें सभी मूल्य उस शिक्षा में आ जाए, और समावेशी शिक्षा का ही एक प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। जी मैम। ज्योति झाला मैम। सर जिसका नाम है राजेंद्र, सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी मैम बोलिए। राजेंद्र संधि क्या मैम? राजेंद्र जी मैम, गुण संधि। और समाज राज जी मैम, बहुवीर्य समास में। उन्होंने बताया बहुव्रीहि समास। हेलो, जी मैम उन्होंने बताया बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब अगला प्रश्न, अभी और स्वागत में आवाज आवाज नहीं आ पा रही मैम आपकी, आवाज नहीं आ रही। आवाज जी हेलो, हाँ 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 जी मैम, बोलिए हाँ मैम। जी। सर अभिनंदन और स्वागत में अंतर बताइए। अभिनंदन और स्वागत में उन्होंने अंतर पूछा है। किसमें अंतर सर? अभिनंदन और स्वागत में। अभिनंदन और स्वागत में। जी सर। जी जी मैम, स्वागत तो होता है मैम जब हम किसी मेहमान का भी स्वागत कर सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो विशेष, और अभिनंदन में मैम हम किसी को जा, इसमें मैम मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी। किसी श्रेष्ठ या व्यक्ति का अभिनंदन किया जाता है और सभ्यता और प्रथा को के अनुसार सम्मान किया जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति का अभिनंदन करेंगे सर। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही सर। जी जी मैम। मैम पूजा मैम, पूजा मैम। सर समास का विलोम शब्द क्या होता है? जी, संधि। समास का विग्रह मैम। सर समास का विलोम, व्यास, विलोम शब्द सर। व्यास व्यास। और सर संधि का विलोम? संधि का विग्रह। सर सदैव में कौन सी संधि है? जी मैम, व्यंजन संधि। सर आप कंफर्म हो बिल्कुल? नहीं मैम, कंफर्म नहीं है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं आ रहा। सर वृद्धि संधि। जी सर हो गया। जी अब एक बार हम सभी, मैं शुरू करूंगा विजेता मैम से कि वो गुण भी बताएं और जहां जहां सुधार की गुंजाइश है, अगर विजेता मैम तैयार है। जी सर। जी मैम। सर राजेंद्र सर की सबसे पहले तो उन्हें मैं बधाई दूंगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, और उनको काफी गहरा अध्ययन उन्होंने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दो राय नहीं है, नॉलेज है इन्हें। लेकिन सर आप क्या है, जब प्रश्न आ रहे हैं तो आप उस पर टिक नहीं पा रहे हैं उत्तर पर, तो वो हो रहा है घबराहट की वजह से, जो स्वाभाविक है। बाकी आपका साक्षात्कार बहुत बेहतरीन रहा है, बस आप घबराएं ना, घबराने से आप पर दबाव आएगा, दबाव आने से आपको, आप अपना साक्षात्कार जो है उस पर से ध्यान आपका हट जाएगा का प्रयास जी पाएगा, ठीक है ना। पैनल आपको सहज वहां पर अनुभव कराएगा। आप अगर घबरा रहे हैं, ऐसा कुछ है, आप उनसे समय ले लीजिए 2-3 सेकंड का, है ना। लेकिन जी उत्तर को घबराहट में गलत देने से बचिए, जहाँ नहीं आता मुस्कुराकर मना कर दीजिए कि क्षमा कीजिए सर, मुझे याद
नहीं आ रहा। डिंगल और पिंगल जैसा आपने बताया उसमें आप सही उत्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन आप वहां पर भी कंफ्यूज हो गए घबराहट में, बाकी उत्तर आपको पता है उसका। तो मुझे आपकी सबसे अच्छी बात तो यही लगी कि आपने अध्ययन बहुत अच्छे से और सटीक किया है, और आप एक शिक्षक के गरिमामय मुद्रा में हैं यहाँ, जैसा एक आदर्श शिक्षक होना चाहिए। आप उस तरह से अपनी सारी विशेषताएं पूर्ण कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। जी जी संगीता मैम। सर्वप्रथम तो राजेंद्र सर को बधाई कि और आप भविष्य में ज़रूर अध्यापक बनेंगे, मेरी ऐसी शुभकामनाएँ भी है आपको। तारीफ़ तो नहीं करनी है मुझे, बस मैं थोड़ी कमी क्या बता देती हूँ सीधे-सीधे कि एक तो जो व्याकरण से संबंधित ज्ञान है ना, वो आपको थोड़ा और आपको उसमें सुधार करना है ना? कई जगह पे आप गलतियाँ परिभाषाएँ आप सही बता रहे हैं, उदाहरण भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी एक आपने जैसे केदारनाथ अग्रवाल के बारे में बताया, तो वो तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं और आपने उनको शहरी पृष्ठभूमि से जोड़ दिया, तो आप तथ्य गलत मत बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप माफ़ी माँग सकते हैं कि माफ़ कीजिए सर या मैम, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं ढंग से नहीं बता पाऊँगा या कुछ भी, है ना? बाकी ठीक है, बहुत अच्छे। जी मैम। सोनिया मैम। जी सर। राजेंद्र सर, आपने प्रत्येक प्रश्न के क्योंकि बड़ी सहजता के साथ उत्तर दिए, तो अच्छा लगा ये देखकर। जैसा विजेता मैम ने बताया, थोड़ा-सा वो प्रेशर होता है इंटरव्यू का, तो उससे घबराना नहीं है। आपको पता है सारे उत्तर, अगर नहीं भी पता है तो आप कह सकते हैं कि मुझे अभी याद नहीं है। आप क्षमा माँग सकते हैं उसके लिए। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप व्याकरण प्रासंगिक है। कुछ अन्य शब्दों को आप प्रयोग करें। और जो है कि आप ऐसे जब संज्ञा पढ़ाना किया, तो आप कीजिएगा कि आपने सोनिया मैम। बच्चों से उसके सोनिया उदाहरण मैम, निकाले। आपकी आवाज मुझे ही नहीं आ रही है, सबको नहीं आ जी रही। सोनिया मैम नहीं, नहीं आ पा रही मैम। सोनिया मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही। सर आवाज़ नहीं आ रही। फिर से एक बार प्रयास नहीं आ करिएगा। रही। आपका दोबारा एक बार लेते हैं। तब तक ज्योति झाला मैम। ज्योति झाला मैम। जी सर। जी मैम। सर आ रही है आवाज़? जी बहुत अच्छे से आ रही है मैम आपकी आवाज। जी सर, राजेंद्र सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस। बहुत सहजता से बिना घबराए आंसर दिए आपने। सुधार के लिए तो क्या कहूँ, बहुत कुछ सर। जी 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 मैम, बढ़िया। कुछ आगे कह रहे हैं क्या मैम? जी जी सोनिया मैम। जी सर, अब आ रही है आवाज़? जी मैम आ रही है। जी सर। राजेंद्र सर, मैं बस यही कह रही थी कि आपने बिल्कुल आके मेरी आवाज़ कुछ बातें सुनी थी? बिल्कुल नहीं आ रही थी मैम, शुरू से बोल दीजिए। जी, ठीक है सर। राजेंद्र सर, जैसे विजेता ने आपको बता ही दिया है कि आपको ज्ञान है, लेकिन इंटरव्यू का जो प्रेशर होता है, उसके चलते बस उत्तर का थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, समय लीजिएगा उत्तर देने से पहले। और आपने प्रत्येक प्रश्न का जवाब बिल्कुल सहजता के साथ दिया, वह बड़ा अच्छा लगा मुझे। और सुधार की अगर मैं बात करूँ, तो आप थोड़ा-सा जैसे आपने जब संज्ञा पढ़ाया, तो आप प्रयास कीजिएगा जो भी आप उदाहरण आप बता रहे हैं, वह बच्चों से निकलवाने का प्रयास कीजिएगा। एक ये है और दूसरा है कि आप थोड़ा-सा अंग्रेजी के जो शब्द हैं, उनका प्रयोग करने से बचिएगा। बाकी बहुत अच्छा था, आपको शुभकामनाएँ सर। बहुत बढ़िया। पूजा मैम। राजेंद्र जी, मेरी ओर से आपको शुभकामनाएँ और मैं यही दुआ करूँगी कि आप अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से दें। मेरा बस ये आपको एक सॉल्यूशन इसका ये मैं यही देना चाहूँगी कि आप थोड़ा धैर्य रखें क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं, तो एक बार आप सोच मतलब हम पूछ रहे हैं ना, तो आप उसको थोड़ी देर सुनो। आप एक ही दम सोचते हो कि मैं अपना आंसर दे दूँ, बट थोड़ा-सा उसको सहजता के साथ हमारे प्रश्न को सुनो कि हम प्रगतिवाद बोल रहे हैं या प्रयोगवाद बोल रहे हैं। बाकी मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक और सर आप बहुत अच्छे से अपना
4 मार्च को और 28 फरवरी को अपना अच्छे से इंटरव्यू दें। बहुत बढ़िया मैम। सर राजेंद्र सर, आपका माइक क्या है? मैंने एक साथ मैम और आप बोल रहे थे ना, तो मैंने म्यूट कर दिया था, आप ऑन कर लीजिए। जी सर। सभी ने बता दिया। एक बार सबका मैंने लिखा है, जिन जिन लोगों ने जो बताया है। सर सबसे अच्छी चीजें तो जो सभी ने बताई जी कि सबसे अच्छी चीजें तो ये कि सर आप गंभीर हैं, न केवल इस परीक्षा को लेकर, कि अभी जो साक्षात्कार है, पहले दूसरे साक्षात्कार और उसके बाद की चीजों को लेकर भी, क्योंकि जैसा जैसा बताया गया ना, आपने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, पीछे आपने व्हाइट बोर्ड भी लगा रखा है। सर जी सर। विजेता मैडम ने भी यही बताया कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सारी चीजें। तो उस विषय में तो क्या ही बताना, आप सारा आपको ज्ञान है सारी चीजों का। जी चीजें हैं जैसे सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि मैम ने बताया कि व्याकरण का और अध्ययन करना है। तो सार्वनामिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण, अ, एक नवोदय विद्यालय का जो ध्येय वाक्य है उसके बारे में ये आप पूछ लेंगे थोड़ी देर में, अगर आपको कुछ भी पूछना होगा ना एक पैनलिस्ट से। इसके अलावा कुछ शुद्ध वाक्य, माने इसमें घूम फिर कर वही चीजें आ गई कि व्याकरण का और अधिक अध्ययन करना है। बहुत सारी चीजें तो सेम सेम हर वीडियो में सेम सेम चीजें हो जाएंगी। अब आपका नंबर है सर, आप हम लोगों से सवाल पूछिए। जी जी सर मैं हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सर? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने इतना समय दिया, और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी धन्यवाद। और जो अभी आप में से जो भी साक्षात्कार आगे देंगे उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे जो हम आंसर अगले को दे मतलब उनको दे रहे हैं, तो उनमें सिर्फ हिंदी का ही प्रयोग करना है या बीच में थोड़ी बहुत इंग्लिश के शब्द आ सकते हैं, या बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए? जी सर, आप अंग्रेजी के कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय इंग्लिश मीडियम है। तो वहां तो अगर आपने जी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती। लेकिन इतने ही जितने बस आटे में नमक। जरूरी है। अगर आप एकदम शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं तो वो खुद आपसे पूछ लेंगे कि आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी की क्षमता है? तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जी एक चीज, हाँ। अगला सवाल। सर जैसे मेरा व्याकरण का जो पोर्शन है वो थोड़ा वीक है, जी सर, जी सर। तो टीजीटी में मेरे को, जैसे मुझे अगर या साहित्य पे ज्यादा वो करवाना चाहिए, या मतलब व्याकरण को भी मेरे को उतना ही मुझे वो जोर दे के पढ़ना चाहिए, या उसमें क्या करना चाहिए क्योंकि समय भी अब कम है? अ, सर अगर हमारे कोई और पैनलिस्ट भी अगर जवाब देना चाहें, दोनों सवालों के जवाब एक साथ देना चाहें तो वो दे सकते हैं, विजेता मैम या सोनिया मैम या संगीता मैम, ज्योति मैम, कोई भी। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। कोई देना चाहते हैं? दो सवाल हो गए सर। सर अगर व्याकरण में आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप टीचिंग के लिए व्याकरण का टॉपिक अगर सहज हो तो चयन कीजिए, अन्यथा आप काव्य पर भी अच्छी जानकारी रखते हैं, आप कविता का कोई लेसन प्लान दे सकते हैं, है ना? तो व्याकरण से जी जी बचिए फिर अगर ऐसा है तो, सर क्योंकि कम समय है। और अब व्याकरण के अध्ययन का अगर आप टेंशन लेंगे तो साक्षात्कार जी के लिए जहाँ तक है ये मेरी नज़र में थोड़ा-सा नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, है ना? तो आप जी जी प्रयास कीजिए कि अपना जो साक्षात्कार है वो अपनी ओर, काव्य की ओर और गद्य की ओर ही रखिए। व्याकरण की ओर वो जाएँ भी तो भी घुमाकर अपने उस पॉइंट से अपनी तरफ साक्षात्कार को मोड़ने की कला आपको आनी चाहिए, है ना? जी बाकी जी जितना आप जो सीख सकते हैं बचे समय में वो बिना टेंशन के सीखते रहिए। और करंट के कुछ मुद्दे हैं,
उनको भी देख लीजिए थोड़ा-सा, क्योंकि वो जानने भी बहुत ज़रूरी है कि विद्यालय में कौन-कौन सी योजनाएँ इस समय चल रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी गतिविधियाँ जो चल रही हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना? इन चीज़ों की जानकारियाँ ले सकते हैं, तो इन्हें लीजिए। जी, बाकी व्याकरण के लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि व्याकरण तो चैप्टर के पाठ के साथ-साथ ही चलता है। तो बहुत अलग से हमें नहीं पढ़ाना होता है कि हमको बहुत डीपली उसको बच्चों को बताना हो, सारे नियम लिखाने हों। निश्चिंत रहिए। जी, सर, थैंक आप जैसे अपने प्रिय कवि निराला आपने बताया है, तो सर आप उनकी जो दंतुरित मुस्कान कविता है, जो 10वीं कक्षा में लगाई गई है, सर उसका थोड़ा अध्ययन कर लें, क्योंकि आप एनसीईआरटी में आपके जो प्रिय कवि है, उनकी ही कविता लगी हुई है, तो सर ये थोड़ा और इफ़ेक्टिव लगेगा कि आपने एनसीईआरटी का भी अध्ययन किया हुआ है। जी, अगला सवाल सर आपका। बस। जी। इसके अलावा मैं बता दूं, जो ऋग्वेद का ध्येय वाक्य था, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकट जी, ही ब्रह्म है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से ये वाक्य है। आप में से भी किन्हीं का अगर कोई सवाल का कोई जवाब जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ दे दिया जाए, तो वो एक साथ सारे सवाल भी आए थे, जवाब भी आ जाएगा, कोई जो सर नहीं दे पाए। सर, जो मैंने आपसे वो बोली वाला क्वेश्चन पूछा था यूजीसी के द्वारा, जो हमारा 1 से 7 दिसंबर के बीच में जो हमारी मातृभाषा से रिलेटेड जो चलाया गया था, उसमें सर 376 हमारी बोलियाँ हैं। 376। जी, बहुत बढ़िया मैम। और भी कोई अगर आपका किन्हीं का सवाल ऐसा था जिसका जवाब नहीं आ पाया, वो जवाब दे दीजिए। बीच बीच में जब हम बोल रहे थे ना, तो हम में से कई लोगों ने अपना एक शब्द मिस कर दिया था। एक दो लोगों ने, जैसे मैंने भी कर दिया अभी, प्रज्ञानम, ब्रह्म। प्रकट ज्ञान ब्रह्म, प्रकट ज्ञान ब्रह्म, यह प्रज्ञानम ही ब्रह्म है, ये है। अभी एक मैम ने भी थोड़ा कर दिया था, थोड़ी देर पहले मुझे ध्यान, लेकिन मैम ने एक शब्द मिस हो गया था, पता तो था उनको, मिस हो गया था क्योंकि ऊपर देखकर बोलना होता है। जी। और किसी का कोई? सर, जो मैंने आपसे पूछा था ना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस पर आधारित है, तो जी, आप संरचनावाद कह सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। हाँ जी, निर्मितिवाद। जी सर। जी सर। जी, ठीक है, तो फिर किसी को अगर कुछ नहीं कहना, हम एक बार रिकॉर्डिंग तो रोक देते हैं। जी, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आ, थैंक सर, सोच रहा था मैं लास्ट में दूंगा शुभकामनाएं आपको। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका थैंक यू। निश्चय ही यहाँ चयन हो। और बधाइयां भी बहुत सारी कि आपने 3-3, अब आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसा सौभाग्य भगवान सभी को दे। बहुत बहुत शुभ। थैंक यू। थैंक यू।